नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर का आपका जो पहला टॉपिक है वो है कुश्ती को गोद लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार जो है हाल ही में उसने घोषणा की है कि वो कुश्ती जो खेल होता है उसको गोद लेने वाली है। भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है ना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो 2032 तक इस खेल को गोद लेकर रखेगी और इसके तहत कहीं न कहीं जो पहलवान हैं उनको जो बुनियादी अवसंरचना प्रदान करना होता है, ओलंपिक तक बहुत सारे खिलाड़ी नहीं पहुँच पाते तो उनको ओलंपिक तक पहुँचने में मदद करने का, समर्थन करने का जो काम है वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 170 करोड़ रुपए का बजट लेकर चल रही है। 170 करोड़ रुपए इसके लेकर निवेश करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझिएगा कि ये पहली बार नहीं है कि किसी प्रदेश सरकार ने किसी खेल को गोद लिया है। प्रदेश सरकार ने जो खेल को गोद लिया है कुश्ती को उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा भी कई राज्यों की ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने समय-समय पर दूसरे खेलों को गोद लिया है। जैसे कि बात करूँ तो उड़ीसा की जो सरकार है, ओडिशा की सरकार ने बोल सकते हैं हॉकी खेल को गोद लिया था और हॉकी खेल को बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। इसके कहीं न कहीं बेहतर परिणाम दिखे, उसके बाद से कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि इस परंपरा को और बेहतर तरीके से लाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम आगे बात करें तो नेक्स्ट है आपका अगला मुद्दा जिसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। दोस्तों हाल ही में 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है और ये जो उद्योग है ये भारतीय समाज में छोटे लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देने के लिए, उनके महत्व को बताने के लिए आयोजित किया जाता है हर साल। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो आम लोग होते हैं, है ना? आम लोगों में रोजगार प्रदान करने में या बोल सकते हैं कि उनके लिए आजीविका का साधन बनाने में जो छोटे उद्योग हैं इनकी बहुत ज़्यादा महत्व है। अतः इसको प्रोत्साहित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके प्रोत्साहन के लिए ही ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। क्लियर? कौन-सा दिवस? लघु उद्योग दिवस। अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत जो है वो एक तीव्र विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है। अब भारत एक तीव्र विकासशील राष्ट्र है, तीव्र विकासशील राष्ट्र है तो इसमें यहाँ ये समझिएगा कि जो छोटे पैमाने पर लघु उद्योग जो होते हैं, ये आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। किसी भी लेवल पर आप बहुत बड़े-बड़े चीज़ें करें ही सही, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से आप विकास को स्थायी और लंबे समय तक ले जा सकते हैं और उसी में भूमिका निभाने वाले होते हैं लघु उद्योग। क्लियर? तो ऐसे में इनकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है और चूँकि इनकी प्रासंगिकता, इनकी रिलेवेंसी अगर बढ़ जाती है तो इसीलिए इन उद्योगों के विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है भारत में। क्लियर? और इसीलिए मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अब देखो कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कौन है, इनके बारे में भी जरा जानते हैं। तो इनकी हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई और इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया था। अच्छा, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कौन थे? तो याद रखिएगा कि जो इस्कॉन जो है होता है उसकी स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। इस्कॉन को दोस्तों हम कृष्ण मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी एक इस्कॉन टेम्पल है, तो ये सारे के सारे जो मंदिर हैं वो इसी के तहत स्थापित किए जा रहे हैं और इस्कॉन की जो स्थापना है वो इन्होंने स्वामी जी ने की थी, कृष्ण भक्ति के रूप में इसको जानते हैं। इनकी 125वीं जयंती थी, इसी के उपलक्ष्य में मोदी जी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आप जो इस्कॉन है, इस्कॉन को आप इस रूप में देख सकते हैं कि ये जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, भगवद गीता की यदि हम बात कर लें या फिर हम बात कर लें अन्य वैदिक ग्रंथों की, तो इस इस्कॉन ने भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार बहुत सारा हो सके और बहुत सारे लोगों तक वैदिक ग्रंथों की समझ पहुंच सके, इसलिए अलग अलग भाषा में इसका अनुवाद करवाया। किस चीज़ का? भगवद गीता और आपके अन्य वैदिक ग्रंथों का, ताकि दुनिया भर के लोगों को इस बात का पता चले कि हमारे ग्रंथों में कितनी संपूर्णता है, कितना ज्ञान छुपा हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए, वैश्विक स्तर पर वैदिक ग्रंथों का महत्व बताने के लिए इन्होंने अलग अलग भाषा में इसका अनुवाद किया है। अगर हम भक्ति वेदांत स्वामी की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है दोस्तों वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कलकत्ता में हुआ था। 1896 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। क्लियर? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कृष्ण मूवमेंट या इस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फुफु तोकू
ओकानोवा ज्वालामुखी। अब फुफुतोकु ओकानोवा ज्वालामुखी कहाँ है, तो याद रखिएगा, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये जापानी नाम है ना। तो ये जो ज्वालामुखी है ये प्रशांत महासागर में है, इसमें अभी अभी विस्फोट हुआ है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए ये पूरा जो आइलैंड है, जापान के अलग अलग 4 आइलैंड हैं, इन 4 आइलैंड के थोड़ा हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर है ये ज्वालामुखी जिसका नाम है फुफुतोकु ओकानोवा। ठीक है, एक ये सबमरीन ज्वालामुखी है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपने खाली ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये अब इस बार हम बात करने वाले हैं कि ये जो ज्वालामुखी है, एक सबमरीन ज्वालामुखी, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ इस बात को समझिए कि ये जो आपका जापान का मुख्य तट है, जापान के इस मुख्य तट से टोक्यो से अगर हम जाते हैं तो लगभग 25 मीटर नीचे, है ना, यहाँ से हम जाएंगे तो 5 किलोमीटर दूर, इससे यहाँ पर आएंगे तो कितने किलोमीटर दूर, लगभग 5 किलोमीटर दूर है, और 25 मीटर नीचे है, कितने मीटर नीचे, 5 किलोमीटर दूर जापान के, है ना, द्वीप से। कौन से द्वीप से, तो जापान का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है इवोजिमा द्वीप। याद रखिएगा, जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप, इसका नाम क्या है, इवोजिमा द्वीप से कितने किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, प्रशांत महासागर में 25 मीटर की गहराई पर यह ज्वालामुखी है। और ये जब बोल सकते हैं कि ये जो विस्फोट हुआ है, तो विस्फोट के बाद जो इसका लावा निकलता है उसके कारण इसकी ऊंचाई कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सतह से 16 किलोमीटर बोल सकते हैं कि ऊंचाई हो गई है। तो ये याद रखिएगा कि इस प्रकार की स्थिति है, इसके द्वारा जो जो बोल सकते हैं कि धुआं वगैरह और इस प्रकार का जो चीजें निकलती है उसके कारण ऊंचाई जो है वो सतह से 16 किलोमीटर ऊंची हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो विमान यहाँ से गुजरने वाले हैं, जो जहाज यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनके लिए नुकसान हो जाएगा। तो विमान निकलेंगे यहाँ से, जो जहाज निकलेंगे ना, उनके आने जाने में उससे नुकसान होगा। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें से जो भी मलबा निकलता है उससे अस्थायी द्वीपों का निर्माण भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि हवाई से हम बात करें तो कहाँ तक, जापान की बात करें, इंडोनेशिया आइलैंड की बात करें, हवाई कहाँ है, हवाई एक ऐसा ऐसा क्षेत्र है जो जो अमेरिका के अंडर में है, प्रशांत महासागर में है। वहां से लेके तो बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया तक कई सारे छोटे छोटे से द्वीप बने हैं। ये सारे के सारे द्वीप जो बने हैं ना, इसी प्रकार के सबमरीन ज्वालामुखी का ही परिणाम है ये सभी द्वीप। ठीक है। और सबमरीन ज्वालामुखी क्या होते हैं, अगर ये जानना हो तो याद रखिएगा कि सबमरीन ज्वालामुखी वो होते हैं जो पानी के भीतर होते हैं। कहाँ, पानी के भीतर जिनमें विस्फोट होता है। जो ज्वालामुखी पानी के भीतर होते हैं, सतह के नीचे होते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं कि सबमरीन ज्वालामुखी कहते हैं। और ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ज्वालामुखी के समान ही होते हैं। बस इसमें क्या है कि ये हवा में नहीं फटते, ये हवा की बजाय कहाँ पर फटते हैं, जल के अंदर फटते हैं। हवा की बजाय जल के भीतर ये इनका क्या होता है कि ये फटते हैं, और वहीं तक इनका प्रभाव भी रहता है। अगर सबमरीन ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये स्थलीय ज्वालामुखी से थोड़े से भिन्न होते हैं, अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये इनका फटना एक असामान्य सी बात होती है। क्लियर, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। और तो आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका कोविड-19 स्थानिकता। दोस्तों, हाल ही में जो आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने भारत में कोविड की स्थानिकता के चरण में प्रवेश होने की जानकारी दी है। क्या क्या बोला है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो है, वो भारत में स्थानिकता के किसी चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां निम्न से मध्यम स्तर का संचरण होता है। मतलब निम्न से मध्यम स्तर का संचरण की बात होता है। अब यहाँ पर ये जानिए कि स्थानिकता क्या होती है। स्थानिकता एक ऐसा रोग होता है जो सदैव एक निश्चित आबादी या किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद रहता है। मतलब यहाँ पर WHO की सूचना ये कहती है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 जो है, कोरोना जो है, वो आपका किसी न किसी एरिया में अब सदैव मौजूद रहेगा, है ना। किसी एक निश्चित आबादी में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में ये रहेगा। मतलब संपूर्ण क्षेत्र में इसका विस्तार न होकर किसी एक छोटे से क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में ये हमेशा के लिए रह सकता है, और कोई परेशानी नहीं है, जिसका संचरण बहुत निम्न से लेकर मध्यम स्तर तक रहता है। स्थानिकता के अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हैं कुछ और रोगों के, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको इसमें परेशान होने या डरने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं चिकन पॉक्स, है ना,
चिकन पॉक्स जैसी बीमारी देखते हैं कि किसी को माता आ गई इस प्रकार से। इसके अलावा आप मलेरिया जैसी बीमारी देखते हैं। तो ये मलेरिया और चिकन पॉक्स की जो बीमारी है ना, वो बोल सकते हैं कि एक प्रकार से स्थानिक रोग हैं। स्थानिक रोग का मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। स्थानिकता का मतलब होता है एंडेमिक। स्थानीयता का मतलब क्या होता है? एंडेमिक इसको कहा जाता है। तो ये एंडेमिक अवस्था में है ना। प्रत्येक वर्ष अनुमानित संख्या में इसके कुछ न कुछ मामले आते हैं। तो WHO की सूचना यही बताती है कि भारत के किसी एक निश्चित भौगोलिक आयु में कुछ न कुछ आपको इसके मामले देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको सुरक्षा बरतने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आप मास्क बराबर पहन के चलें, वैक्सीनेशन करवाएंगे तो इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये एंडेमिक की तो हमने बात कर ली कि एंडेमिक क्या होता है। एंडेमिक का मतलब स्थानिकता हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर एंडेमिक जो है उसकी आप एपिडेमिक और पेंडेमिक से तुलना करेंगे। एंडेमिक आप समझ गए क्या है, लेकिन आपका जो एंडेमिक है उसको आप एपिडेमिक ना माने, है ना। एंडेमिक आपने देख लिया क्या है कि भाई स्थानीय लेवल पर मौजूद रहेगा, है ना, मलेरिया चिकन पॉक्स टाइप का। तो जब आप बात करते हैं एपिडेमिक का, तो एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या है? तो पेंडेमिक जो है वो एक बोल सकते हैं कि विश्वव्यापी होता है। जैसे कि अभी आपकी जो कोरोना बहुत बड़े लेवल पर आया था उसको आप पेंडेमिक नाम दे रहे थे, है ना। पेंडेमिक नाम दे रहे थे, उसको महामारी बोल रहे थे। कोई भी महामारी, पेंडेमिक बोले तो महामारी, कोई भी महामारी जो होती है वो बहुत सारे संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। क्लियर। और महामारी जो होती है वो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है और कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव हो सकता है। इसका जो प्रभाव है वो कई आबादी में हो सकता है, कई देशों में हो सकता है, ये वैश्विक स्तर पर भी हो सकती है। महामारी पेंडेमिक तब कहते हैं, इससे बहुत बड़े लेवल पर लोगों की जान जाती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक जो होगा ना ये उससे थोड़ी सी छोटी स्थिति है। एपिडेमिक वाली परिस्थिति जो होती है उसमें कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि महामारी की अपेक्षा, पेंडेमिक की अपेक्षा बोल सकते हैं कि कम लोगों के नुकसान होता है। तो बोलेंगे कि एपिडेमिक का मतलब महामारी की अपेक्षा कम लोगों की मृत्यु होगी। महामारी या पेंडेमिक के मतलब विश्वव्यापी होती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। और एंडेमिक का मतलब होता है कि स्थानिक लेवल पर, लोकल लेवल पर एक एरिया में कुछ ना कुछ मरीज, कुछ ना कुछ केसेस जो है वो हमेशा आते रहेंगे। क्लियर। चलिए, अच्छा, जो महामारी होती है, जो महामारी होती है वो आगे जाकर हम बोल सकते हैं कि एपिडेमिक में बदल सकती है और वही महामारी अंत में जाके एंडेमिक में बदल सकती है। मतलब एंडेमिक जो है वो सबसे छोटा रूप हो गया, एपिडेमिक जो है उससे थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया और पेंडेमिक जो है वो सबसे बड़ा रूप हो गया। ठीक है, इसको आपको समझने की जरूरत है, तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर एक बात और जानिए कि कोविड-19 की स्थानिकता के क्या कारण हैं। तो दो प्रकार के हम लोग वायरस की बात करते हैं। एक वायरस होता है जिसका नाम होता है भाई रिजर्वायर, है ना, जिसके रिजर्वायर कौन होंगे? जानवर होंगे। मतलब कि ऐसे ऐसे वायरस होंगे जो कि बोल सकते हैं जिसके रिजर्वायर जानवर होंगे, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसके रिजर्वायर जो होते हैं वो कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। यदि हम बात कर सकते हैं तो केवल वो ही रोग जनकों का उन्मूलन किया जा सकता है जिनके रिजर्वायर जो है वो कौन? जानवर नहीं है। अगर किसी का मनुष्य में ही पर्टिकुलर आ रहा है तो हम उसके वायरस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके रिजर्वायर जो है वो जानवर हैं, अन्य प्रजाति है, तो उसको समाप्त, उसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे आपका चेचक है और जैसे आपके पोलियो हैं, ये मानव वायरस के उदाहरण है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये मानव के वायरस के उदाहरण है जिसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उन्मूलन हो सकता है। इसलिए आपको कई जगह पर दिखा होगा कि चेचक उन्मूलन और पोलियो उन्मूलन। ठीक है ना। लेकिन हम बात करें तो जो कोरोना है, कोरोना जो है वो एक अलग व्यवस्था है ना। ऐसा कोई वायरस जो है, रोगजनक जो है, जो एनिमल रिजर्वायर में मौजूद है, वो बहुत बड़ी आबादी को बीमार कर सकता है। इसके खिलाफ प्रतिरक्षा स्तर कम होने के कारण ये बार बार संचरित हो सकता है। ठीक है ना। और अगर एनिमल रिजर्वायर हैं तो ये बार बार आ सकता है, और एनिमल रिजर्वायर नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं? आप उन्मूलन कर सकते हैं। कोरोना की बात करें कि कोरोना को आप स्थानिक क्यों मान रहे हैं कि ये एक आबादी में हमेशा क्यों रहेगा? हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो कोरोना है ना ये एक एनिमल रिजर्वायर है। मतलब कि ये किसी पशु में है और ये वहां से क्या होगा कि प्रसारित होता रहेगा कुछ समय समय से, है ना। इसलिए इसको कभी उन्मूलन नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं बना रहेगा। इसके लेकर आप सुरक्षा बना कर रखें। ठीक है ना।